वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से पूरे दिल से स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो कैलेंडर अभी जारी हो चुका है, उन सब की क्लासेस को शुरुआत करेंगे एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति के तहत, है ना। और जो भी एग्ज़ाम्स अभी हम लोगों का झारखंड में आने वाला है, उन सब की सटीक तैयारी संपूर्ण सिलेबस कवरेज के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं। एकदम शुरू से, एकदम शुरू से, यानी एक अच्छी तैयारी, एक सेटिस्फाइड तैयारी, कि आपको मन में एक तसल्ली हो जाए कि हाँ, हम पढ़ लिए हैं, अब हमको टेंशन नहीं है। एग्ज़ाम में जाकर के किसी भी क्वेश्चन को आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये नया है या इस क्वेश्चन को आपने पहले कभी नहीं देखा। इतने अच्छे से आज हम लोग तैयारी करेंगे। आज बात करते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में आज हम लोग नंबर सिस्टम को शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन ज़रा ठहरिए, सब्र कीजिए। नंबर सिस्टम की तो शुरुआत करने वाले हैं हम लोग, मानते हैं, लेकिन क्या आपने आज से पहले झारखंड के एग्ज़ाम्स के सिलेबस को देखा है? बहुत लोगों ने आपको सिलेबस दिखाया भी है यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन वो क्या करते हैं, वेबसाइट के, जेएसएससी के पोर्टल से, जेएसएससी के वेबसाइट से सिलेबस को उठा करके कॉपी पेस्ट करके उसी को बता देते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको पूरे अध्ययन के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ सिलेबस देंगे, यानी आपको सटीक सिलेबस देंगे जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो अतिरिक्त यानी इत्यादि लिख करके आता है ना, तो वो अतिरिक्त और इत्यादि में क्या क्या पूछा जाएगा एग्जाम्स में, वो सारे भी हम आपको सिलेबस के अंदर आज बताने वाले हैं। तो सिलेबस आप सबके पास होना चाहिए, पूरा सिलेबस, पक्की तैयारी, यही हमारा आपसे वादा है। पूरा सिलेबस, पक्की तैयारी, यानी जो जेएसएससी का सिलेबस है वो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। आज मैथ्स पढ़ा रहे तो मैथ्स के बारे में बात करें, रीजनिंग में रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। जेएसएससी में जो सिलेबस है वो आपके पास होना चाहिए। जेएसएससी में मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है बेटा, वो है नंबर सिस्टम। वो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपने, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है? सारा नंबर सिस्टम पढ़ना है क्या? नहीं। नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, जेएसएससी में क्या क्या नंबर सिस्टम से सवाल पूछा जाता है, वो भी जानिए। सबसे पहले तो इसमें हमको थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी पार्ट, यानी जो पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरी पार्ट है। उसके बाद पूर्णांक, इंटीजर्स, भिन्न, फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस से क्वेश्चन आएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से क्वेश्चन आएंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाजन के नियम से क्वेश्चन आएंगे। रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आएंगे। प्रॉब्लम ऑन नंबर से क्वेश्चन आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उम्र संबंधी समस्याएं, यानी प्रॉब्लम ऑन एजेस से भी क्वेश्चन आएंगे। प्रॉब्लम ऑन एजेस को जेएसएससी नंबर सिस्टम के अंदर ही रखता है, वो अलग से लिख करके प्रॉब्लम ऑन एजेस या उम्र संबंधी प्रश्न नहीं देगा, लेकिन क्वेश्चन इसके अंदर से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग इसको रीजनिंग के अंदर पढ़ाते हैं, लेकिन इसको मानता है कि प्रॉब्लम ऑन एजेस नंबर सिस्टम के अंदर का टॉपिक है, तो हम लोग इसको नंबर सिस्टम के अंदर ही पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो आपको नहीं आता हो। इसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ, फिर टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एलसीएम एचसीएफ इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पानी और टंकी, इसके अलावा देखा जाए तो नौ और धारा, फिर परसेंटेज यानी प्रतिशत, लाभ और हानि और डिस्काउंट, इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आप एक काम करो कि सबका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट इसलिए क्योंकि आपको कहीं भी जाना है, तो मान लीजिए आपको कोई नई जगह पे जाना है, तो बिना गूगल मैप के, बिना रोड मैप के आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो आपकी जो मंजिल है, आपका जो सरकारी नौकरी का सपना है, आपको उस यात्रा को तय करने के लिए इस रोड मैप की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास सिलेबस एकदम संपूर्ण कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए और एक एक को चेकलिस्ट करते रहो कि आपने तैयारी जो किया है उसकी अच्छी से तैयारी आपने कर लिया है या नहीं, यानी आपको सब कुछ चेक भी कर लेना है ना, कि सारा आपको कंप्लीट हो गया कि नहीं। और मेरी जिम्मेदारी है कि हम एक एक चीज़ आपको सिलेबस के इसलिए नोट करवा रहे हैं ताकि आप देखो कि हम कंप्लीट सिलेबस आपका करवाएंगे कि नहीं, यानी लाइन बाय लाइन हम आपको पढ़ाएंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। इधर उधर की बात ना कर ये बता कि काफिला क्यों डूबा, तो हम आपकी काफिला को डूबने नहीं देंगे, आपके सपने को डूबने नहीं देंगे। यानी जैसे जैसे सिलेबस है वैसे वैसे पढ़ाएंगे, एकदम सिलसिलेवार ढंग से, है ना। इधर उधर से कुछ भी टॉपिक उठा के कभी सिर कभी पैर आपके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, आपका इंटरनेट बर्बाद नहीं करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास जो सिलेबस और है बेटा मैथमेटिक्स के अंदर, वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट,
पार्टनरशिप, अनुपात एवं समानुपात यानी रेशन प्रोपोर्शन, एवरेज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा इससे। समय, दूरी और गति, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा इससे। मेंसुरेशन में अपने को 2D और 3D दोनों पढ़ना है, 2D एंड 3D दोनों पढ़ना है, यानी ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, बेलन यानी आपका सिलेंडर, कोन, ये सारा पढ़ना है। आदि के अंदर हो गया आपका क्षेत्रफल और घनफल यानी स्क्वायर और इसका वॉल्यूम दोनों पढ़ना है। बीजगणित, अलजेब्रा, बीजगणित क्या हो गया, अलजेब्रा, यानी अलजेब्रा भी आपको यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अलजेब्रा से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं जेएसएससी में, और हमारा आपसे वादा है, हमारा आपसे पक्का वादा है कि अलजेब्रा हम इस तरह से आपको क्वेश्चंस एग्जाम के लिए तैयार करवाएंगे कि आपसे चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आए, चाहे 3 इक्वेशंस का आ जाए, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अलजेब्रा आ जाए, यानी अलजेब्रा के कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके दे दे, आप पॉलिनोमियल से आ जाए, बहुपद से आ जाए, आपको कहीं सब क्वेश्चन उठा के दे दे, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नहीं छूटेगा मतलब अगर आपने स्कूल की घंटी भी नहीं सुनी तो भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा जबरदस्त आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद वही सरल समीकरण, द्विघात समीकरण, बहुपद, यही टॉपिक्स हमें अलजेब्रा के अंदर पढ़ने होते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आता है, ये रीजनिंग में भी आएगा और मैथमेटिक्स में भी आएगा। रीजनिंग में रीजनिंग के ढंग से सोचना सिखाएंगे, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स के ढंग से सोचना सिखाएंगे, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को। इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। यहाँ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आपने बड़े बड़े फॉर्मूले से क्वेश्चन को हल किया होगा। आपको हम ऑप्शन विधि बता देंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को केवल ऑप्शन को देख करके कैसे सही करना है, कम समय के अंदर क्वेश्चन को बनाने का तरीका। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रोबेबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ताश वाला क्वेश्चन आपसे आएगा, ताश वाला क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा बॉल वाला क्वेश्चन आएगा, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से तो क्वेश्चन आता ही आता है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आता ही आता है, आने दीजिए, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएगा, यानी आपका निर्देशांक ज्योमेट्री जो है वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये कंप्लीट सिलेबस है हमारे मैथमेटिक्स का जेएसएससी के आधारित पर, यानी जो जेएसएससी में पढ़ेंगे वो इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, और यही सारे टॉपिक्स हमें किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पढ़नी पड़ती है। लेकिन हम लोग जेएसएससी में क्या करेंगे, जेएसएससी ने जो सिलेबस को हम लोगों को गाइडलाइन दिया है उसी के अनुसार अपनी तैयारी करेंगे, और शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम के थ्योरी से और ख़त्म करेंगे अपना यहाँ पे सविर्थ के समीकरण पे। यानी एक एक चीज़ को हम सीक्वेंस से आपको पढ़ा देंगे, और आपको यकीन मानिए यहाँ से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब आपके मन में मोक्ष मिल जाएगा। आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका आखिरी प्लेटफॉर्म होगा जहाँ से आपको पढ़ाई ज़बरदस्त मिलेगी, और इसके बाद आपको सीधी आपकी मंजिल, आपका सपना, आपकी सरकारी नौकरी पूरी हो जाएगी। ऐसा हमारा आपसे वादा है। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, है ना, क्योंकि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के बिना फिर काम हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, आइए क्वेश्चंस पे। सबसे पहले बोला गया है कि बताओ जरा सा कि नेचुरल नंबर्स आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चंस पे बाद में आएंगे, पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे देते हैं। सबसे पहले अपने को पूछा गया कि नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं किसको कहते हैं। तो वो संख्या जिससे हम गिनती को शुरू करते हैं वो प्राकृतिक संख्या, काउंटिंग नंबर्स, जितनी भी काउंटिंग नंबर्स है ना, जितने भी गिनती वाली संख्या है ना, उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि मेरे हाथ में कितनी उंगली है, तो आप काउंट कैसे कीजिएगा, 1 2 3 4 5, यही प्राकृतिक संख्या है, यही नेचुरल नंबर है। यानी 1 से लेकर के 5 6 7 8 9 कहीं तक भी जाएगा, वो अनंत तक जाएगा, ये प्राकृतिक संख्या है। यानी वो संख्या है जो प्रकृति में, जैसे हाथी भी काउंट करने जानता है, हाथी भी 1 से लेकर के 9 तक काउंट कर लेता है एनिमल। तो प्रकृति में बहुत सारे पशु हैं जो इसको प्राकृतिक रूप से जानते हैं। इसमें किसी भी तरह का आर्टिफिशियल नंबर नहीं होता, 1 से शुरू होता। तो जितने भी काउंटिंग नंबर है उसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा, उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक नंबर। यानी जैसे 1 2 3 अनंत तक, जहाँ चाहिए वहाँ तक ले जाइए, इसका कोई रोक टोक नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेचुरल नंबर्स, है ना। अगर हम बात करें होल नंबर्स, पूर्ण संख्या, तो वो प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं, बस इस पे क्या होता है कि आगे में जीरो लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया जाता है, इसको पूर्ण कर दिया जाता है। यानी प्राकृतिक संख्याओं को शुरुआत 1 से होता है, तो पूर्ण संख्याओं को शुरुआत 0 से होता है। ऐसा ही आपको ध्यान पे रखना है।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें इंटीजर्स का, पूर्णांक का, तो इंटीजर्स या पूर्णांक किसको कहते हैं बेटा, यानी यहाँ पे जीरो भी होगा, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 भी होगा, और नेगेटिव -1 -2 -3 -4 डॉट 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 भी होगा। यानी इंटीजर्स यानी पूर्णांक, नाम ही से पता चल रहा है पूर्णांक, पूरा हो जिसका अंक, यानी इसके अंक पूरे होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और जीरो भी होता है, जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, जिसके पास तीनों मिल जाए उसे हम लोग इंटीजर्स या हिंदी में बात करें तो पूर्णांक कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और प्राकृतिक संख्याओं के बाद इंटीजर्स के बारे में जानकारी हासिल की, क्योंकि बिना इनके बारे जाने हुए क्वेश्चंस पर पहुंच नहीं पाएंगे, और क्वेश्चन पे पहुंच गए तो फिर अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाएगा कि हम आपको सिखा पाएँ, आप सीख पाएँ या नहीं, है ना। तो इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे। इवन नंबर्स, सम संख्याएं, कैसी संख्याएं होती है बेटा, जो दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए उसको इवन नंबर्स कहते हैं। विच नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। सम संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जो दो से, किससे, दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, जैसे 2 4 6 8 इत्यादि, यानी वैसी संख्याएं जो दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। उसके बाद ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं, वैसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं जो दो से पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो। दोज नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, जो दो से पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो वैसी संख्याओं को हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 1 3 5 7 इत्यादि। ये दो से पूरी तरीके से कभी नहीं कटेगी। इसके बाद बात करें बेटा प्राइम नंबर्स, है ना। क्या बात करें हम लोग, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को कहते हैं अभाज्य संख्याएं, हिंदी में इसको कहते हैं रूढ़ संख्याएं, रूढ़ संख्याएं या मूल संख्याएं या मौलिक संख्याएं। इतना नाम हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। इंग्लिश में इसको केवल प्राइम नंबर क्वेश्चन में लिख करके देगा, प्राइम नंबर, लेकिन हिंदी में जब बात करेंगे ना तो इसको मूल संख्या भी बोलेगा, रूढ़ संख्या भी बोलेगा, अभाज्य संख्या भी बोलेगा, मौलिक संख्या भी बोलेगा। आपके एग्जाम में किसी भी नाम से इस क्वेश्चन को दे देगा। तो नाम अगर पता नहीं होगा तो फिर काम खराब हो जाएगा, है ना। तो नाम पता रखेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होता है बेटा, आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें कि प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं। तो सर प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, यानी किसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं बेटा, केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। इसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, उसको कहते हैं क्या, हम लोग अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, दो किससे किससे कटेगा, 1 से और 2 से, तो ये एक प्राइम नंबर है। जैसे हमने लिखा 3, तो 3 किससे किससे कटेगा, 1 से और 3 से, यानी प्राइम नंबर के केवल दो गुणनखंड होते हैं। अब वो दो गुणनखंड भी कौन कौन है, एक तो 1 है और दूसरा वो स्वयं है, सेल्फ है, खुद है। 5 में तो 1 है और दूसरा खुद 5 है, यानी 5 अगर हम एक प्राइम नंबर से, तो इसमें फैक्टर कौन कौन है, 1 और 5। 6 का फैक्टर कौन कौन है बेटा, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो क्या इसके केवल दो प्राइम नंबर, दो फैक्टर्स मिले, नहीं, इसके फैक्टर्स 2 से अधिक मिल गए। जिसके फैक्टर्स 2 से अधिक मिल गए सर, वो कभी भी प्राइम नंबर्स नहीं हो सकता। क्या होगा आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जानेंगे कि वो कभी भी प्राइम नंबर्स नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ लिखते हैं सर 7, तो 7 में अपने पास 1 और 7 दो संख्या जिससे ये विभाजित होती है, तो ये प्राइम नंबर्स है। अगर हम अपने पास लिखते हैं 13, तो 13 भी केवल 1 और 13 से ही कटेगा, ये एक प्राइम नंबर है। अगर हम यहाँ लिखते हैं 4, तो 4 कटेगा 1 से, 2 से और 4 से। सर 2 से अधिक फैक्टर्स मिल गए, 2 से अधिक गुणनखंड मिल गए, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। यानी प्राइम नंबर मूल संख्या, रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या, मौलिक संख्या केवल वैसी संख्या होंगे जिनके पास केवल दो गुणनखंड होंगे, ना तो 2 से कम ना तो 2 से अधिक, केवल 2, यानी ओनली 2, नॉट लेस देन 2, नॉट लेस मोर देन 2, यानी केवल 2 गुणनखंड होंगे। तो वैसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड आपको नजर आते हैं, वो सारी की सारी मूल संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। क्लियर है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक चीजों को आप समझ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे।
इतने ज़बरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस को हल करवाएंगे, और हर वो क्वेश्चन को करवाएंगे ना कि आपको देख करके एक बार दिल में जरूर एहसास होगा। अभी तो थ्योरी शुरू हो गया, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जब आप क्वेश्चंस को देखिएगा ना तो आपको मन में धड़कन तेज हो जाएगा, बोलिएगा कि अरे यार यही सब क्वेश्चन तो हम एग्जाम में छोड़ करके आए थे। आपको कैसे पता चल गया सर कि क्वेश्चन हमको नहीं आता था, और आप वही सारा क्वेश्चन को आज डिस्कस कर दिए। हम क्या करेंगे, हम पूरे अध्ययन करके आपके सामने खड़े हो गए कि रिसर्च कर दिए। रिसर्च स्टडी तो करते ही हैं, हम भी तो स्टूडेंट ही है ना। जब तक हम जिंदा है तब तक तो पढ़ते ही रहेंगे, स्टूडेंट ही अपने आप को मानेंगे। टीचर तो अपने आप को हम लोग मानेंगे तो मतलब पढ़ाई खत्म हो गया। स्टूडेंट है, पढ़ते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे। हर क्वेश्चन जिसमें आप परेशान होते हैं और जो क्वेश्चन से आपको डर लगता है या जो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे छूट जाएगा, उसको हम जादू की तरह आपसे बनवा देंगे, और आपको मन में इतना अंदर से सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि अब एग्जाम मेरे सामने तुम आ जाओ, अब हमसे कोई गलती नहीं होगी, अब एग्जाम तुम मेरे सामने आ जाओ, अब हम बता देंगे कि तुमको निकाला कैसे जाता है और अधिकारी बना कैसे जाता है। इसके बाद देखते हैं बेटा को प्राइम नंबर्स क्या है। सह अभाज्य संख्याएं, ये किसको कहते हैं को प्राइम नंबर्स, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। वैसी दो संख्याएं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोज टू नंबर्स हैविंग नथिंग कॉमन बिटवीन देम, वैसी दो संख्याएं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। दोज टू नंबर्स हैविंग नथिंग कॉमन बिटवीन देम, तो क्या हो गया बेटा, दो संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी, दो संख्याएं होंगी। नो कॉमन बिटवीन देम, और उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, वैसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं बेटा को प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल देखिए को प्राइम नंबर्स का, जैसे आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं। तो यहाँ हमने लिखा 3 और इसके बाद हमने लिखा 7। तो बताइए 3 और 7 में आपस में कोई कॉमन नंबर है क्या, कोई कॉमन नंबर है क्या जो इन दोनों को काट पाएगा? आप बोलेगा एक को छोड़ करके बताइए। एक तो ऐसा संख्या जो किसी को भी काटेगा, एक तो आप खुद है ना, एक को छोड़ करके बताइए। तो सर नहीं है, कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो इनको दोनों को आपस में काट सकता है, तो ये को प्राइम नंबर है। हिंदी में अगर हम बात करें तो सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। जैसे हमने यहाँ लिखा 17 और यहाँ लिखा 11। 17 और 11 में कोई भी कॉमन है क्या? नहीं सर, 17 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी को प्राइम नंबर है। हमने यहाँ लिखा 6 और यहाँ लिखा 13। अब आपसे मेरा सवाल है, आपको बताना है कि ये को प्राइम नंबर है या नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये को प्राइम नंबर नहीं है। हम पूछेंगे कि को प्राइम नंबर क्यों नहीं है, वो बोलेगा आपने यहाँ पे 6 लिखा और 6 तो प्राइम है ही नहीं। हमने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा मेरे बेटा कि 6 प्राइम नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ने कहाँ पूछा प्राइम नंबर बताओ? एग्जामिनर तो बोलता है कि को प्राइम नंबर बताओ। एग्जामिनर ने कहाँ बोला कि अभाज्य संख्या बताओ? एग्जामिनर बोलता है कि सह अभाज्य, अभाज्य की तरह सह अभाज्य, सहायक बताओ। यानी आपको केवल देखना है कि दो संख्याएं हो। हमने यहाँ प्राइम नंबर का तो जिक्र ही नहीं किया, हमने बोला कि दो संख्याएं हो। ये दो संख्याएं है क्या? हाँ सर है। 6 भी एक संख्या है, 13 भी एक संख्या है, दोनों संख्या है। प्राइम है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन है क्या? उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर नहीं है हम मानते हैं, लेकिन को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कैसी संख्याएं हैं? दो संख्याओं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, दो संख्या। यहां पे ये कंडीशन ही नहीं है कि वो दोनों का दोनों प्राइम हो। दो कोई भी संख्या जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है उसे हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। बोलिए लाजवाब, समझ में आ रहा है ना? जैसे हमने यहाँ पे लिखा मान लीजिए 5 और यहाँ लिख दिया 15। बोलिए को प्राइम है कि नहीं है? बेटा ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 5 5 से कटेगा और 15 भी 5 से कटेगा, दोनों में 5 कॉमन है, और यदि दोनों में 5 कॉमन है तो ये को प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। जैसे हमने लिखा यहाँ 7 और हमने लिख दिया यहाँ 34। 7 और 34 में आप बोलिएगा 34 तो अभाज्य संख्या नहीं है ना, 34 तो प्राइम नंबर नहीं है ना। 34 तो 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 17 से भी कटेगा और 34 से भी कटेगा। बहुत सारी संख्याएं जिससे 34 कट रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग कॉमन बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में कुछ भी अगर कॉमन नहीं है तो ये क्या है? ये को प्राइम नंबर है। ये क्या है? ये को प्राइम नंबर है। जैसे हमने लिख दिया 19 और हमने यहाँ लिख दिया 29, तो 19 और 29 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर है। बोलिए आपको सह अभाज्य संख्याएं समझ में आया क्या? वो दो कंडीशन आपको समझ में आया क्या? दो कंडीशन आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये दो कंडीशन है आपके सामने कि दो नंबर होंगे और दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। वो दो नंबर किसी भी तरह के हो सकते हैं। आगे बात करें ट्विन प्राइम नंबर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसका नाम? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं बेटा? जुड़वा अभाज्य संख्या। यहाँ क्या होंगे?
पहला केस 2 प्राइम नंबर होंगे, यानी दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, दोनों का दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। और दूसरा बात 2 का अंतर होगा, और दोनों के बीच कितने का अंतर होगा, 2 का अंतर होगा। अब जरा इसके थ्योरिकली हम आपको बता देते हैं। इसका थ्योरी क्या है बेटा, वैसी दो अभाज्य संख्याएं, वैसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच 2 का अंतर होता है उसे जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वैसे दो प्राइम नंबर, वैसे दो अभाज्य संख्या, यानी दोनों को दोनों अभाज्य होंगे, दोनों के दोनों प्राइम होंगे और इनके बीच 2 का अंतर होगा, इनके बीच 2 का अंतर होगा, इसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, जुड़वां अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5, क्या दोनों का दोनों प्राइम नंबर है, हाँ सर है, और दोनों के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो ये अपने हो गया जुड़वां अभाज्य संख्या। उसके बाद 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, हाँ सर है, दोनों के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, ये हो गया जुड़वां अभाज्य संख्या। उसके बाद 7 और 9, क्या दोनों का दोनों प्राइम नंबर है, नहीं सर, 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये जुड़वां अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। सह अभाज्य संख्या तो हो सकता है, क्योंकि 7 और 9 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर तो हो सकता, लेकिन जुड़वा नहीं है, क्योंकि जुड़वा अभाज्य संख्या होने के लिए कंडीशन पहला ये है कि दोनों का दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। और मेरे को मालूम है कि 9 के जो फैक्टर्स है वो 2 से अधिक है, 1 है, 3 है और 9 है, 3 फैक्टर्स मिल गए। तो जब 3 फैक्टर्स मिल गए तो इसको हम प्राइम नंबर मान ही नहीं सकते। अब प्राइम नंबर है ही नहीं, यानी पहला वाला केस पास ही नहीं किया, तो फिर 2 का अंतर हो कि 2 करोड़ का अंतर हो, हमको क्या मतलब, ये प्राइम दोनों का दोनों प्राइम है ही नहीं। जब दोनों का दोनों प्राइम है ही नहीं तो फिर अंतर को देखने का क्या फायदा। यानी कोई बच्चा 9वां पास हो ही नहीं रहा, उसके 10वां को मैट्रिक का बात करके क्या फायदा। भाई मैट्रिक बाद में पास करना, पहले 9वां तो पास कर लो, पहले दोनों का दोनों प्राइम नंबर तो बन जाओ। लेकिन हमने यहाँ लिखा 11 और 13, दोनों का दोनों प्राइम नंबर है और कितने का अंतर है, 2 का। आंसर हमने यहाँ लिखा आपका 17 और यहाँ लिख दिया 7, दोनों का दोनों प्राइम नंबर है, 9वां तो पास कर गया, 17 भी एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है। अंतर कितने का आ रहा है, 10 का, तो ये जुड़वा नहीं है, ये जुड़वा नहीं है। जुड़वा होने के लिए कितने का अंतर चाहिए, 2 का। क्लियर है क्या। अब आगे की बात, अब आगे की बात, आगे की बात यह है बेटा कि आपसे पूछा गया कि कंपोजिट नंबर किसको कहते हो, आपसे पूछा गया कि कंपोजिट नंबर किसको कहते हो, भाज्य संख्याएं किसको कहते हो। तो जिसके गुणनखंड, जिसके गुणनखंड यानी फैक्टर्स है ना, जिसके गुणनखंड फैक्टर्स 2 से अधिक हो, having factors more than 2 is called composite numbers। जिसके गुणनखंड, जिसके फैक्टर्स 2 से अधिक हों उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हमने यहाँ लिखा 12, 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। तो इसके फैक्टर्स हो गए 6, और अगर 6 फैक्टर्स हो गए तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। जैसे हमने लिखा 8, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो फैक्टर्स 2 से अधिक जिसके मिल जाते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। आइए बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है। प्राकृतिक और पूर्ण पे अंतर आपको समझ में आ गया था। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से कटती है, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटती है। प्राइम नंबर में, उसके बाद आगे हम लोग प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर अब अभाज्य संख्या वैसे संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 फैक्टर होते हैं, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, प्राइम नंबर। उसके बाद आगे हम लोग सह अभाज्य संख्याओं में, ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। और उसके बाद आगे हम लोग जुड़वां अभाज्य संख्याओं में, दोनों का दोनों प्राइम नंबर होगा लेकिन दोनों के बीच में 2 का अंतर होगा। उसके बाद आगे हम लोग अभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर में, भाज्य संख्या में, जहां फैक्टर्स 2 से अधिक हो जाए, जहां गुणनखंड 2 से अधिक हो जाए उसको भाज्य संख्या कहते हैं, उसको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे है ना, ताकि दिक्कत नहीं हो समझने में किसी भी बच्चे को आगे। आ गया क्वेश्चन, क्या आ गया बेटा, क्वेश्चन आ गया। बोलता है कि 1 से 50 तक में कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक में कुल कितने प्राइम नंबर्स हैं। हम आपको एक तरीका बता दें क्या, कि आप सारे प्राइम नंबर्स को एक बार में पता कर लें। आइए वो तरीका बता देते हैं ना, कि सबसे पहले यहाँ देखिए हमने लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ठीक है, ये आप लिख लोगे ना। इसके बाद देखो हम क्या लिख रहे हैं, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हो गए। ये सारे के सारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। कहानी खत्म हो गया। यानी आपसे पूछा जाए 0 से 10 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो 4। 10 से 20 कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो 4। 20 से 30 कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो 2। 30 से 40 कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो 2। 40 से 50 कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो 3। 50 से 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो 2। 60 से 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो 2। 70 से 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो 3। 80 से 90 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो 2। और 90 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो 1। ठीक है, बस याद रखना 4 4 2 2, 4 4 2 2, आधा कर दो, 4 4 2 2, फिर 3 2 2, 4 4 2 2 3 2 2, ऐसे याद रखो। कैसे याद रखोगे बेटा, 4 4 2 2 3 2 2, इसके बाद गलती कर दो 3 2 1, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, है ना। ऐसे याद रखो, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। आपसे क्या पूछा गया मेरे बेटा, आपसे पूछा गया है कि 1 से 50 तक में कुल कितने प्राइम नंबर्स हैं। भाई 1 से 50 में, यानी यहां से शुरू होगा, एक तो यही होगा ना 0 में, और 1 से 50 तक, 50 तक बोला है तो 50 तक जाओ, यहां तक। अगर 50 तक बोले, अगर तक जा मतलब अंत वाला नंबर है, 50 अंत में है तो 50 अंत में लो। अब 50 से शुरू करे तो ये वाला 50 देखो, अंत वाला 50 में यहाँ वाला देखो, अंत वाला, और शुरुआत वाले 50 में यहाँ तक देखो। तो तुमको बोला 1 से 50 तक में, यानी यहाँ से यहाँ तक में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, ये बोला 1 से 50 तक में। तो 50 तक तो अपने पास यही है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितने प्राइम नंबर्स होंगे बेटा, 15। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए ना, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, बस ये पता होना चाहिए। आपसे पूछा गया कि 1 से 50 तक में कुल कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो काउंट कर लो 1 से लेकर के 50 तक में, 4 4 8 9 10 11 12 3 15, ऐसे काउंट कर लो। उसके बाद आगे क्वेश्चन अपने पास क्या है वो देखो, जैसे क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ गया ये कि 50 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से 100 तक में। तो आपने आपको पता रखो, क्या पता रखो, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ये पता रखो। ये कहां से कहां तक है बेटा, 1 to 10, ये है अपना 10 to 20, ये है 20 to 30, ये है 30 to 40, ये है 40 to 50, ये है 50 to 60, ये है 60 to 70, ये है 70 to 80, ये है 80 to 90, और ये है 90 to 100। ये तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी आपको केवल पता रखना 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, इससे काम हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, पूछने वाले ने आपसे पूछा कि 50 से 100 तक में, 50 से शुरू करना, आप अंत वाला 50 नहीं देखो, शुरुआत वाला 50, 50 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो 2 2 4 3 7 9 2 और 1 10, कितने प्राइम नंबर्स है बेटा, 10, है ना। यानी यहां से यहां तक 50 से 100 तक बोला ना, तो 1 2 3 4 5 6, ये वाला लो, छठा वाला, 50 बोला तो छठा वाला लो, 60 बोले तो 7वां वाला लो, ऐसे काम कर लो बस। तो 2 2 4 5 7 8 9 1 10, अपने पास कितने हो गए, 10 हो गए। यानी 1 से 50 तक पूछा, 1 सेकंड रुकोगे। अगर 1 to 50 पूछे, क्या पूछे, अभी हम लोग ने देखा था ना, 1 to 50 प्राइम नंबर्स पूछे, तो 1 to 50 प्राइम नंबर्स मिलते हैं 15, और यहाँ पूछा है 50 to 100 प्राइम नंबर्स, 50 to 100 प्राइम नंबर्स, तो कितने मिले बेटा, 10। और इसी प्रकार 1 to 100 प्राइम नंबर्स पूछेगा ना, 1 से 100 प्राइम नंबर्स, तो 1 से 100 तक में इनको आपस में ऐड करके कितना मिल जाएगा, 25। यानी आपसे पूछेगा 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्याएं, तो 15, या तो 15 याद रखो, या तो 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1 से एग्जाम में निकाल लेना। उसके बाद आपसे पूछेगा कि 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो भाई 1 से 50 तक में 15, 50 से 100 तक में 10, 15 10 कितने हो गए अपने पास, 25, तो 1 से 100 तक में हो जाएंगे 25। यहाँ पूछा है 50 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर है, तो 10 है, ठीक है, कितने हैं बोलो, 10 है। उसके बाद अपना क्वेश्चन कितना है, आपका क्वेश्चन ये है
कि बताओ जरा 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर्स है। तो 1 से 100 तक में 15 और 10 कितने हो गए, 25 हो गए। अभी हम लोगों ने देखा था ना 1 से 50 तक में 15 प्राइम नंबर और 50 से 100 तक में 10 प्राइम नंबर, टोटल कितने हो गए, 25। और याद रखने के लिए 4 4 2 2 सॉरी 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1 सबको आपस में ऐड करो, क्या मिलेगा, 25 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। क्वेश्चन का आंसर क्लियर है क्या? ऐसे क्वेश्चन को तुम हल कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन को देखो जरा, ये तुमको याद रखना है ना। बोलेगा 1 से 1000 तक कुल कितने प्राइम नंबर्स है, 1 से 1000 तक कुल कितने अभाज्य संख्याएं। डायरेक्ट एग्जाम में थ्योरी में क्वेश्चन आता है 1 से 1000 तक आपको मालूम होना चाहिए 168 कितने होते हैं बेटे, 168 कितने होते हैं बच्चे, 168। 1 से 1000 तक 168 प्राइम नंबर्स होते हैं, आप इसको पता रखना प्लीज, है ना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 20 से 50 तक में कुल कितने प्राइम नंबर्स है, कोई बात नहीं 20 से 50 तक में, तो आपको ये बना लेना है भाई 1 से लेकर के 10 तक, 10 से लेकर के 20 तक, 20 से लेकर के 30 तक, 30 से लेकर के 40 तक और 40 से लेकर के 50 तक। इसके आगे का नहीं बनाना मेरे बच्चा, क्योंकि क्वेश्चन केवल 50 तक गया है। 4 4 2 2 3 2 2 आगे नहीं बढ़ना। 4 4 8 2 10 2 12 3 15 कितना हो गया अपना क्वेश्चन। अच्छा देखें 20 से 50, सॉरी कहाँ से पूछा, 20 से 50, यानी इसका भी काम नहीं था, यहाँ से पूछा है 20 से 50 तक। तो 2 2 4 4 और 3 कितना हो गया 7। यानी कहने का मतलब है अगर आपको टेबल याद है 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1 तो गलत हो ही नहीं सकता, गलत हो ही नहीं सकता। कहाँ से कहाँ तक पूछा था, 20 से 50, तो 20 से शुरू करो 50 पे खत्म करो, तो आंसर हो गया 2 2 4 4 और 3 7। आंसर कितना हो गया 7। क्लियर है क्या? वीडियो को लाइक करने में कंजूसी एकदम नहीं करना ना, ठीक है, वही हम लोगों का रोजी रोटी है। ठीक है, तो तुमको वीडियो को लाइक करने में कंजूसी जरा सा भी नहीं करना है। ठीक है, कमेंट करने में तो हाथ दुखता है हमको मालूम है, लेकिन वीडियो को लाइक 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, उसको कर देना। 1 से 100 तक कुल कितनी संयुक्त संख्याएं हैं कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे बात हो गया बेटा प्राइम नंबर का नहीं, अब पूछ रहा है कि कंपोजिट नंबर कितनी है, भाज्य संख्या कितनी है। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्याएं भी कहता है। 1 से 100 तक में कितने भाज्य संख्याएं, मेरे बात को समझना बेटा। 1 से 100 तक में प्राइम नंबर्स कितने हैं बेटा, तो 1 से 100 तक में प्राइम नंबर्स है 25। तो 1 से 100 तक में 25 प्राइम नंबर्स को हटा दो, बचा कितना अपने पास 75। बचा कितना अपने पास 75। तो इन 75 संख्याओं में ही होगा भाज्य संख्या, क्योंकि 1 से 100 तक में तो 25 अभाज्य संख्या है, तो उन अभाज्य को हटा दिए तो बचा 75। अब इस 75 जो बचा इसमें से एक को हटा दो, 75 में से एक हटा दोगे तो बचेगा 74, और यही 74 है तुम्हारे पास, क्या यही 74 है तुम्हारे पास भाज्य संख्याएं। क्या हो गई भाज्य संख्या। सर एक क्यों हटाएं, ऐसा भी मन में सवाल आएगा, सर एक क्यों हटाएं। आओ मेरा बच्चा कॉन्सेप्ट को क्लियर करे। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं बेटा, 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। अच्छा कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं बेटा, भाज्य संख्या के 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। तो बताओ मेरा बेटा कि एक क्या होगा, प्राइम नंबर होगा कि कंपोजिट नंबर होगा। सर एक का फैक्टर तो केवल एक होता है, इसका तो एक फैक्टर होता है। कितना फैक्टर होता है, एक फैक्टर। यानी प्राइम नंबर के अंदर हम इसको रख नहीं सकते क्योंकि प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर है। कंपोजिट नंबर के इसके अंदर हम रख नहीं सकते क्योंकि कंपोजिट नंबर के अंदर 2 से अधिक फैक्टर है। तो एक क्या है सर, एक है एनपीएनसी। क्या है बेटा, एनपीएनसी, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना भाज्य ना अभाज्य। एक क्या है मेरा बच्चा, ना भाज्य ना अभाज्य। यानी एक को हम मानते हैं कि ना तो वो भाज्य है क्योंकि भाज्य होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए, ना ही अभाज्य है क्योंकि अभाज्य होने के लिए 2 गुणनखंड भी चाहिए होते। तो एक एनपीएनसी है, ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। इसलिए हमने क्या किया, जब हमसे पूछा गया कि बताओ जरा सा कि 1 से 100 के बीच कितने भाज्य संख्याएं हैं, तो सर 100 में 25 हम घटा दिए। 25 क्यों घटा दिए, क्योंकि 25 प्राइम नंबर है।
तो अपने पास संख्याएं बचे 75। अब इस 75 में से एक को भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, तो जब कंपोजिट है ही नहीं तो घटा दिए, और घटाने के बाद अपने पास जो भाज्य संख्याएं मिली वो मिली 74, यानी क्वेश्चन का आंसर होगा 74। बोलो बात समझ में आया क्या? अब थोड़ा सा अपने दिल में हाथ रख करके बोलो, अगर इस तरह का क्वेश्चन तुमको हम नहीं पढ़ाते हैं और तुम झारखंड की तैयारी कर रहे हो, जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम में क्या होता? सोचो ना एग्जाम में क्या होता। ठीक है, तो इसलिए सिखाना जरूरी है। थ्योरीज पे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गए तो सिखाना जरूरी है ना। और क्वेश्चन पे बोलता है कि 1 से 50 तक में कुल कितनी संयुक्त संख्याएं हैं? सर 1 से 50 तक में अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की, तो 1 से 50 तक में 15 प्राइम नंबर्स है। याद रखना बेटा, 50 से 100 तक में 10 प्राइम नंबर है। तो सर 50 प्राइम नंबर में 15, 50 नंबर में 15 तो प्राइम नंबर हो गया, बचा अपने पास 35। 35 ही बचा ना, 10 में से 5 गया 5, 4 में से गया 3, और इस 35 में एक तो एनपीएनसी है, तो टोटल जो कंपोजिट नंबर बचे हैं वो बचे 34 यानी 34, क्योंकि एक तो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, एनपीएनसी ना इधर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना भाज्य ना भाज्य। तो आंसर कितना हो गया सर? 34 हो गया, 34 हो गया, और यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा और आपको धीरे धीरे मेरे कॉन्सेप्ट से आपको लगाव हो जाएगा, यानी फिर आपको लगेगा कि आप, यानी हम जितना आसानी से आपको क्वेश्चंस को करवा सकते हैं, बहुत कम टीचर आपको मिलेंगे इस तरह से क्वेश्चन को डीपली अंडरस्टूड करवा के समझाने वाले, और भी बिल्कुल शुरुआत से हवाबाजी करते हुए नहीं। 1 से 100 तक कुल कितनी कंपोजिट नंबर है? आजा मेरा बच्चा, अगर हम बात करें 1 से लेकर के 1000 तक प्राइम नंबर्स, तो हमको अभी अभी याद किए थे सर कि 168 प्राइम नंबर होते हैं ना, 168 प्राइम नंबर। तो सर 1000 में 168 हटा दीजिए ना, तो अपने पास बचा 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 1 गया तो कितना बचा अपने पास? 9 में से 1 गया तो अपने पास बचा 8, 832। 832 में एक तो और हटाना पड़ेगा क्योंकि एनपीएनसी है, तो अपने पास जो कंपोजिट नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे 831, 831। ये हो गया सर क्वेश्चन का आंसर 831। उम्मीद है कि आपका अंदर से जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता होगा और आप बेताब होंगे कि अब इस तरह का क्वेश्चन अगर मेरे सामने आ गया तो अब हम नहीं छोड़ेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग अब एग्जाम में बना लेंगे। आगे थ्योरीज पे नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन इस तरह से पूछता है मेरा बच्चा कि बताइए सबसे छोटी इवन नंबर कौन सी है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। आप ऑप्शन नंबर टी को टिक करेंगे और बोलेंगे इतना आसान क्वेश्चन पूछा था। हाँ, इसलिए पूछा था ताकि आप फंस जाएं, क्योंकि 2 इसका आंसर होगा ही नहीं। सबसे छोटी सम संख्या 2 है ही नहीं। सबसे छोटी सम संख्या कौन है? 2 है ही नहीं। तो भाई सम संख्या है कौन? इसके परिभाषा में जाना मेरा बेटा, इसलिए परिभाषा समझाते हैं। परिभाषा में जाना मेरा बच्चा। बोला है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन होगी, मन में परिभाषा सोचना। सब सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जो 2 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे 4 है, 4 को अगर हम 2 से काटना चाहेंगे ना तो 2 दूनी 4, तो पूरी तरह से विभाजित हो गई, इसलिए 4 एक सम संख्या है। जैसे 6 है, 6 को अगर हम 2 से काटना चाहेंगे ना तो 2 तिया 6, देखो पूरी तरह विभाजित हो गई 6, इसलिए सम संख्या है। अब जरा गौर करो, 0, 0 को 2 से हम काटना चाह रहे हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार पढ़ोगे कि 0 आ जाए? 0 बार पढ़ो, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, और ये पूरी तरह विभाजित हो गई, इसलिए 0 एक सम संख्या है। तो सबसे छोटी सम संख्या 0 है बेटा, 2 नहीं है। क्लियर है? समझ पा रहे हो ना कि कहां से हम तुमको पढ़ाना चाह रहे हैं। वहां से खोज रहे हैं जहां तुमको पता भी नहीं कि तुम गलती करते हो, वहां से क्वेश्चन उठा रहे हैं जहां से तुमको एहसास भी नहीं कि तुम क्वेश्चन को गलत कर सकते हो, वहां से क्वेश्चन सिखा दे रहे हैं। हम जब कह दिए कि एग्जाम इस बार जबरदस्त जाएगा तो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? तो सबसे छोटी सम संख्या कौन है बेटा? 0 है, क्योंकि 0 से 0 को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से कट गया। ये उदाहरण से तुम समझ सकते हो इतना अच्छा तरीके से, तो तुम यहाँ पे अंडरस्टूड कर सकते हो बात को जो हम तुमको बताना चाह रहे। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन है बेटा? 0। उसके बाद हमसे पूछा है कि 1 क्या है, व्हाट इज नंबर 1। देखो ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा गया था, झारखंड में भी पूछा गया है, सचिवालय में, और रेलवे सचिवालय में नहीं, हमको ध्यान नहीं, ये उत्पाद सिपाही में प्रीवियस ईयर में, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आ चुका है कि एक इनमें से क्या है। पहला क्वेश्चन प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर में 2 फैक्टर चाहिए होते हैं। कितने गुणनखंड चाहिए होते हैं? 2 फैक्टर्स। और 1 का गुणनखंड कौन है? केवल 1 है, खुद 1।
तो दो फैक्टर होते हैं, गलत हो गया। कंपोजिट नंबर में तो दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं, तो ये तो और गलत हो गया। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो भाज्य ना अभाज्य, एकदम सही है। बोथ प्राइम एंड कंपोजिट गलत हो गया। बोथ प्राइम एंड कंपोजिट कैसे हो सकता है ना, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ना तो प्राइम ना तो कंपोजिट, ना तो दो फैक्टर है ना तो दो से अधिक फैक्टर है। तो भाई यहाँ पे केवल एक फैक्टर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्लियर है क्या, समझ में आया आपको? यहां देखते हैं, बोलता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर कौन सी होगी, है ना। इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर इवन नंबर कौन है बेटा, 0 है। इसके बाद कौन है सब इवन नंबर, 2 है। फिर कौन है, 4 है। फिर कौन है, 6। इस प्रकार से आगे। तो ये प्राइम नंबर है क्या। 0 को कितने फैक्टर होते हैं, 0 का फैक्टर केवल 0 होता है। 2 का फैक्टर कौन कौन होता है, 1 और 2। तो 2 का कितना फैक्टर मिला, 2 फैक्टर। तो सबसे छोटी सम संख्या ये है जो एक प्राइम नंबर है, जो एक प्राइम नंबर है। यानी सबसे छोटी सम संख्या पूछे तो 0 है, सबसे छोटी सम संख्या पूछे तो 0 है। और सबसे छोटी सम प्राइम नंबर, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बोले तो 2 है। क्योंकि 2 2 से भी कटेगा, 2 2 से कट जाएगा, तो सम संख्या भी मिला और 2 के फैक्टर्स भी 2 हैं और ये प्राइम नंबर भी बना। यानी इवन नंबर भी बन रहा है, सेटिस्फाई कर दे रहा है, 2 2 से पूरी तरीके से कट जा रहा है, और प्राइम नंबर भी बन जा रहा है, इसके गुणनखंड भी केवल 2 हैं। तो सबसे छोटी 2 ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर होते हुए भी सम संख्या है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अपने पास, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है। यानी सबसे छोटी संख्या विषम अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर होना चाहिए लेकिन विषम। तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है बेटा, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ऐसे। सर 1 तो विषम संख्या है लेकिन इसका फैक्टर केवल 1 है, तो ये प्राइम नंबर नहीं बना। 3 का फैक्टर कौन कौन है, 1 है और 3 है। यानी 3 सबसे छोटा विषम संख्या है जो प्राइम नंबर है। 3 सबसे छोटा विषम संख्या है जो प्राइम नंबर है। अगर बोलता है सबसे छोटा विषम संख्या तो 1, सबसे छोटा विषम संख्या 1, क्योंकि 1 2 से नहीं कटता है। लेकिन सबसे छोटा विषम संख्या जो प्राइम नंबर हो तो 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 NP-NC है, तो कौन होगा, 3 होगा। क्योंकि 3 एक तो विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा, दूसरे इसके गुणनखंड भी 2 होते हैं, इसके फैक्टर्स भी 2 होते हैं ना, इसके गुणनखंड भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, 1 और 3। तो सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर कौन है बेटा, 3 है। विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। क्लियर है बात यहाँ तक, आगे देखो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या को और क्या कह सकते हैं हम लोग, संयुक्त संख्या को और कह सकते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं बोलो, भाज्य संख्या। जो संयुक्त संख्या यहाँ पे है ना, इसको और हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। एक सेकंड, ये रुक क्यों गया, है ना। और इसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है ना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है तो 0, पहला ऑप्शन है सर, 0 का फैक्टर 0 है, ये नहीं हो सकता। क्योंकि इस भाज्य संख्याएं क्या होती है, जिनके फैक्टर 2 से अधिक हो, 2 प्लस हो, मोर देन 2 हो। एक तो बिल्कुल नहीं हो सकता सर, इसका फैक्टर 1 होता है। उसके बाद 2 तो सर इसके फैक्टर केवल 2 होते हैं, ये तो प्राइम नंबर है, रूढ़ संख्या है, मूल संख्या है। 4 देखा जाए तो अपने पास 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। यानी ये संख्या 2 से अधिक फैक्टर्स रखती है। और अगर इस संख्या का फैक्टर्स 2 से अधिक है तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 है। 3 भी नहीं हो सकता था क्योंकि इसके भी केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, वो है अपना प्यारा सा यार, यानी 4, है ना। क्लियर है बात यहाँ तक, आगे देखते हैं। बोलता है कि P और Q 2 जुड़ी हुई अभाज्य संख्याएं हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। देखो ट्विन प्राइम नंबर्स बोल दे, जुड़वा अभाज्य संख्याएं बोल दे, या जुड़ी हुई अभाज्य संख्याएं बोल दे। जुड़वा को जुड़ी हुई भी लिख देगा ना, जुड़ी हुई तो भी जुड़वा बोल समझना। अब जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है बेटा, दोनों का दोनों प्राइम होना चाहिए और उनके बीच में 2 का अंतर होना चाहिए। अगर एग्जाम में ये चीज हम पढ़ के नहीं जाते, जुड़वा अभाज्य संख्या मेरे को पता ही नहीं रहता, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जुड़ी हुई टूड़ी हुई, कुछ नहीं समझ में आता, पल्ले नहीं पड़ता क्वेश्चन, इसलिए पढ़ा रहे हैं वहां से, है ना। तो P और Q 2 जुड़ी हुई अभाज्य संख्या है। अच्छा ठीक है सर, यानी P है
और Q है, दोनों प्राइम नंबर्स है। और कैसा प्राइम नंबर है? ट्विन प्राइम नंबर है, यानी दोनों प्राइम होगा, दोनों में 2 का अंतर होगा। इसी को तो जुड़वां भाज्य संख्या कहते हैं, जिनका योग 12 है, यानी इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। P से बड़ा है Q, मुंह जिधर खुला रहता है ना वो बड़ा होता है, यानी Q बड़ा है, P छोटा है। ठीक है, जिसका मुंह, जिधर मुंह बड़ा रहता है, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। तो Q बड़ा है, P छोटा है। P से बड़ा है Q, P और Q के कितने जोड़ संभव हैं? तो 1 जोड़, 2 जोड़, यानी कितना पेयर बनेगा? तो कौन कौन संख्या हो सकता है? मान लीजिए हम P को लिख दिए 1 और Q को लिख दिए 11, तो 1 और 11 12 बनाता है, 2 और 10 12 बनाता है, 3 और 9 12 बनाता है, 4 और 8 12 बनाता है, फिर 5 और 7 12 बनाता है, फिर 6 और 6 12 बनाता है। जब 6 और 6 में पहुंच गए ना, यानी जब दोनों संख्या बराबर आ गए ना, तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे आप चेक कीजिएगा ना तो 7 और 5 लिखिएगा ना तो वापस घूम फिर करके आप यहीं आने लगिएगा, यानी वापस आपको फिर चेक करने की जरूरत नहीं है जब संख्याएं आपस में बराबर हो गई तब। यानी 12 आने के लिए या तो 1 और 11, या तो 2 और 10, या तो 3 और 9, या तो 4 और 8, या तो 5 और 7, या तो 6 और 6 होना चाहिए, यानी इतनी संख्याओं से 12 आता है। लेकिन एग्जामिनर क्या बोलता है कि दोनों ट्विन प्राइम नंबर होने चाहिए, जुड़वां अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो जुड़वां अभाज्य संख्या में 1 और 11 में क्या दोनों जुड़वां है? सर 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। जुड़वां में दोनों का दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। 10 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 9 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 8 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 6 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो मेरे को कौन कौन मिला? 5 और 7। 5 और 7 दो ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों का दोनों प्राइम नंबर है। लेकिन केवल इतना काम नहीं हो, से काम नहीं क्या चलेगा। जुड़वा का केस क्या है? दोनों में 2 का अंतर भी होना चाहिए। 5 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, यही क्वेश्चन हो गया। 5 और 7 में बड़ा कौन है? 7, यानी Q है 7, और छोटा कौन है? छोटा है अपना P, यानी 5। मिल गया ना क्वेश्चन। तो बोला कि P और Q के कितने जोड़े बनेंगे? तो केवल एक जोड़ा बनेगा सर 5 और 7 से, केवल एक जोड़ा बनेगा 5 और 7 से। अगर पूछता कि कौन कौन जोड़े बनेंगे तो हम बता सकते थे कि 5 और 7 से जोड़ा बनेगा। पूछता कि इसमें बड़ा कौन होता तो 7 होता, छोटा कौन होता तो 5 होता, इनका गुणनफल पूछता तो 35, जोड़ पूछे तो 12, अंतर पूछे तो 2, कुछ भी पूछे बता सकते हैं। बस आपको ये चीज को ध्यान रखना है कि जुड़वां अभाज्य संख्याओं का क्वेश्चन को बनाया कैसे गया। क्लियर है क्या? है ना? समझ पा रहे हैं? है ना? समझ पा रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना जरूर है, ताकि यहाँ पे क्या हो ना बेटा कि ये आपका अपना चैनल है, ये आपके लिए डेडिकेटेड चैनल है। तो यहाँ पे एक हाथ से ताली बजने वाली हिसाब ही नहीं है। यहाँ पे ताली जब भी बजेगी 2 हाथ से बजेगी, एक मेरे हाथ और एक आपके हाथ से, और ये ताली का गूंज JSSC तक भी जाना चाहिए। ठीक है ना? तो मिल करके काम करना है। आपका ये अपना चैनल है, आप इस चैनल को जितना बढ़ा सकते हैं आप इसको बढ़ाइए, क्योंकि ये बोर्ड मेरा पर्सनल नहीं है, हम इसको घर में लुका के रखने के लिए नहीं लाए हैं। ये पेन हम घर में अपने पॉकेट में डालने के लिए नहीं आए हैं, हम ये सेटअप ही किए हैं आपके लिए। तो ये सेटअप सारा जो दिख रहा है ये मेरे कोई काम का नहीं है जब तक आप मेरे साथ नहीं है, ये मेरे कोई काम का नहीं जब तक आप मेरे साथ करेंगे। ये हमारे और आपके मिल करके ये साझा हिस्सेदारी है, यानी इस प्रॉपर्टी पे हक मेरा और आपका दोनों का है। मेरा काम है कि इस प्लेटफॉर्म को यूज करके हम आपको जबरदस्त कंटेंट दे दे कि आपको कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं हो एग्जाम्स में। आपका काम यह है कि आप इस चैनल को बढ़ाएं, आप इसको अपना समझें और इस चैनल को इतना बढ़ा दें कि किसी भी तरीके से हमको बाद में मोटा फीस लेने का बच्चा से जरूरत नहीं पड़े। ये चैनल ऑटोमेटिकली अपने मोड में आ जाए और खुद ब खुद ये अपने अर्निंग्स पे काम करने में सक्षम हो जाए, ताकि हमको बच्चा से बहुत ज़्यादा फीस का पैसा लेने का हमको जरूरत नहीं पड़े उससे। ठीक है? तो हम लोग दोनों को मिल करके चलना है ना? क्योंकि अगर ये चैनल बढ़ेगा तो आपके आने वाले भाई बहन, आपके आने वाले बंधु, आपके आने वाले नस्लों को भी फायदा होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये है बेटा कि 42 से बड़े नहीं होने वाले प्राकृतिक संख्याएं कितनी है, यानी नेचुरल नंबर कितनी है जो 42 से बड़ी नहीं है। सब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती कौन है? 1 2 3 4, कहाँ तक? 42 तक। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 42 से बड़ी नहीं है? ऐसे 42 संख्याएं हैं जो 42 से बड़ी नहीं है। 41 मत बोलिएगा, क्योंकि 42 खुद भी 42 से बड़ा नहीं है, 42 के बराबर है। और हमसे एग्जामिनर ने क्या पूछा
42 से बड़े नहीं होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो सर एक भी छोटी है, दो भी छोटी है, तीन भी छोटी है, 42 तक 42 से बड़ी नहीं है, क्योंकि 42 छोटी नहीं है लेकिन बराबर है, बड़ी नहीं है बिल्कुल भी। तो 42 से बड़े नहीं होने वाली प्राकृतिक संख्याएं कितनी है? 42। ये दो दो बार ऑप्शन है, क्योंकि हमने इसको प्रीवियस ईयर के सेट से उठाया है। तो एक बार हिंदी का ऑप्शन दिया था, एक बार इंग्लिश का ऑप्शन दिया था, ये कॉपी पेस्ट करने में दो दो बार ऑप्शन आ गया, क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है ना। तो 42 से बड़ी नहीं होने वाली प्राकृतिक संख्याएं कितनी है? खुद 42 है, क्योंकि 42 भी तो 42 से बड़ी नहीं है। बाकी इसके पीछे आइए, 41, 40, 39, 38, 37, 36, ये सब छोटी है 42 से। 43 अगर आ जाएगा 42 से बड़ी हो जाएगी। तो आंसर कितना होगा? 42, है ना। बस बुद्धि का प्रयोग करना है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाएगा तो आप बोलिएगा यार सिली मिस्टेक हो गया, इतना आसान था, आपको समझ ही नहीं आया था क्वेश्चन। तो यही खड़े हैं हम आपको समझाने के लिए। 73 से बड़ी नहीं होने वाली कितनी होल नंबर से? 73 से बड़ी नहीं होने वाली पूर्ण संख्याएं पूछा। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है बेटा? जीरो से। जैसे आप इसको गिनिए, तो हमने बोला आपको गिनिए, प्राकृतिक संख्याओं को गिनिएगा ना तो 3 तक गिनिएगा तो 3 ही गिनाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या को जब भी गिनिएगा ना तो 1 2 3 4, यानी जहां तक गिनना है ना वहां तक एक प्लस हो जाता है, क्योंकि गिनती जीरो से शुरू होती है। जैसे मान लीजिए हमने आपको बोला कि इसको गिन के बताओ कि कितनी संख्याएं लिखी गई हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं लिखी गई हैं, 4 तक गया, लेकिन पूर्ण संख्याओं का गिनती जीरो से शुरू होता है, यानी एक प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ है 73 से बड़ी नहीं होने वाली पूर्णांक नंबर्स कितनी है? तो 0 है, 1 है, 2 है, कहाँ तक है? 73 तक है, क्योंकि 73 भी तो 73 से बड़ी नहीं है। तो टोटल 73 नहीं होगा बेटा, क्योंकि काउंटिंग जीरो से हुआ है। तो टोटल संख्याएं कितनी मिलेगी मेरे को? 74, यानी 74। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्स में क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। बोलता है कि x और y विषम संख्याएं हैं। x और y क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सम संख्या है? तो इनमें से कौन सी सम संख्या है? ठीक है, विषम यानी ऑड नंबर से। x और y ऑड नंबर है जो 2 से नहीं कटेगा, तो इनमें से कौन सम संख्या जो 2 से कट जाएगा? ऑप्शंस में ये पूछ रहा है। आइए समझाते हैं। ठीक है, जब भी बोलेगा ना, ये जब भी इसको ABCD का प्रयोग करता है ना एग्जामिनर, ABCD का, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चर राशि। क्या बोलते हैं बेटा? चर राशि। इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। मैथमेटिक्स के अंदर ये सब आते हैं, ABCD PQR XYZ, जिसको हिंदी में बोलते हैं चर राशि और इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स। इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, अपने मर्जी से आंसर आ सकता है। वेरिएबल्स को, चर राशि को हम कुछ भी मान सकते हैं, अपने मर्जी से आंसर आ सकता है। आप जो चाहिए मानिए, आंसर आ जाएगा। आंसर में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला है ना कि x और y दो विषम संख्याएं हैं, तो x भी विषम संख्याएं है, y भी विषम संख्याएं हैं, तो हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। आप इसको तो क्या मान सकते थे? 7 मान सकते थे, 9 मान सकते थे, 18 नहीं, 18 तो सम हो जाता, 19 मान सकते थे, 25 मान सकते थे, कोई भी आप क्या मान सकते थे इसको? ऑड नंबर। हमने 1 और 3 इसलिए माना कि छोटा रखेंगे, कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। अब 1 की जगह 1,01,17 मान ले और 3 की जगह 3,09,11 मान ले, तो बेवकूफ़ी हो, बड़ा संख्या क्यों रखे? कैलकुलेट हमको खुद करना है भाई, तो हम छोटा संख्या रखेंगे। बोलता है कि x और y विषम संख्या, तो x को 1 माने, y को 3 माने, विषम तो बन गया ना। कोई भी इसको संख्या रख के, आसान संख्या रख के विषम बना दिए। तो इनमें से कौन सी एक सम संख्या होगा? तो चारों ऑप्शन में कौन सा एक सम संख्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, x प्लस वाई, x है 1, y है 3, 1 प्लस 3 प्लस 2 एक्स वाई, एक्स है 1 और y है 3। x और y के बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है। जब ABCD के बीच में कुछ नहीं होता है तो गुना होता है। तो अपने पास बचा 1 प्लस 3 प्लस 2 और 1 तिया कितना हो गया? 3। तो 1 प्लस 3 प्लस 2 तिया 6, 6 3 9 और 1 10, कितना आ गया? 10। अगर आप इसको ऐसे जोड़ोगे ना, 1 और 3 4, 4 और 2 6, तो गलत हो जाएगा बेटा। सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करते हैं, बॉड मास में सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, तो 2 तिया 6, सबसे पहले गुना करो फिर जोड़ो, तो कितना आ गया? 10। हमसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या है? यही 10 है, यही सम संख्या है। बाकी चारों ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होगा, बाकी सब गलत होगा 4 में से। और हमको पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल गया। आप वेरीफाई कर लेना घर में, आप देखना कि किसी में भी सम संख्या नहीं आएगा, किसी में भी सम संख्या नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही ऑप्शन में आंसर सम संख्या आ चुका है। क्लियर है क्या? है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोच सकते हैं। हर वक्त क्वेश्चन को ABCD से बनाने का जरूरत नहीं है, हर वक्त समीकरण लेने का जरूरत नहीं है। A और B दो विषम सकारात्मक पूर्णांक है। A एंड B आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी A और B
पॉजिटिव इंटीजर है यानी कोई पॉजिटिव नंबर है, बस इतने। इंटीजर कुछ नहीं होता, नंबर होता। ए और बी नंबर है, तो ए को भी मान लेते हैं कुछ और बी को भी मान लेते हैं कुछ। और कैसा है बेटा, ऑड है यानी विषम है, तो ए को एक मान लेते हैं और बी को तीन मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विषम है तो विषम मान लिए, आप कुछ भी मानो अपने नंबर्स को विषम रख करके, एक को 11 रख दो, तीन को 13 रख दो, वट एवर यू वॉन्ट, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। तो बताइए ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 निम्नलिखित में से कौन से पूर्णांक से हमेशा विभाजित होगा। अच्छा सर, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4। एक बात समझना मेरा बेटा, है ना, अब तुमको एक बात बताते हैं, ठीक है। बात यह है कि पॉजिटिव वाले को हमेशा बड़ा रखना, निगेटिव वाले को हमेशा छोटा रखना। अगर पॉजिटिव निगेटिव का क्वेश्चन है ना, आगे में कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, आगे में कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है। पॉजिटिव वाले को हमेशा बड़ा रखना, निगेटिव वाले को हमेशा छोटा रखना। तो पॉजिटिव वाले को बड़ा कर देते हैं यानी 3, और निगेटिव वाले को छोटा कर देते हैं। तो ए का पावर 4 यानी 3 का पावर 4 माइनस बी का पावर 1 यानी 1 का पावर 4। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 माइनस 1 का पावर कुछ भी रखो 1 आएगा, यानी आंसर कितना है 80। अगर तुम निगेटिव पॉजिटिव को बड़ा छोटा नहीं करते तो भी आंसर आता, बस 80 माइनस में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं था। 80 माइनस में आता, आने देते। यहाँ पे कितना आ गया 80। तो हमसे पूछा इनमें से किससे पूरी तरीके से विभाजित है। 3 से 80 नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, कहानी खत्म। 8 नहीं 80। समझ में आ रहा है क्या। यानी इस तरह का क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है, पूछने दो, बनाने का तरीका जबरदस्त होगा, है ना। अब आने दो क्वेश्चन को, आने दो बेटा, कितना क्वेश्चन आ सकता है दिखाओ हमको। अब तो चैलेंज है भाई, अब अपना चैलेंज है हम लोग का, है ना। बस दुआ यही है कि जैसे अपने दिए गए समय के अनुसार क्वेश्चंस को, एग्जाम्स को ले ले, स्मूथली रिजल्ट को दे दे। बस हम लोग को इतना चाहिए और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। समय पे एग्जाम ले लीजिए, समय पे रिजल्ट ले लीजिए। बाकी मेरा और मेरे स्टूडेंट का जिम्मेदारी, हम लोग नौकरी कैसे निकालेंगे वो हम लोग देख लेंगे। जेन्युइन एग्जाम लीजिए, जेन्युइन एग्जाम लीजिए, समय पे एग्जाम लीजिए, समय पे रिजल्ट लीजिए। बाकी हम और मेरा स्टूडेंट का जिम्मेदारी हम लोग कैसे करेंगे, आप उसका टेंशन नहीं लीजिए। आप बस सिलेबस बता दीजिए, सिलेबस में पढ़ना क्या है, फिर हम लोग दिखा देंगे कि झारखंड में कितना टैलेंट है और हम लोग का अपना पोजीशन क्या है, हम लोग इसके एग्जाम को कैसे निकाल सकते हैं। डंका का चोट पे एग्जाम निकलेगा, और नहीं निकलेगा ना सर तो यहीं पे इस बोर्ड को हथौड़ी से मार के तोड़ देंगे, ये भी मेरा वादा है। इसको वीडियो को आप रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा कि जो क्वेश्चन हम बनाएंगे, जो क्वेश्चन हम सिखाएंगे, एसएससी को जरूरी है कि वही क्वेश्चन एग्जाम में देगा अगर उसने सिलेबस को डिस्कस कर दिया है तो, यानी उससे टच से मस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। और मेथड भी लाजवाब, आप देख ही रहे हैं। बोलता है बेटा 3 निरंतर सम संख्याओं का योग 24 है, यानी 3 लगातार सम संख्या है, लगातार वाला सम संख्या, एक के बाद एक के बाद एक वाला, और इनका योग 24 है। तो मध्य में जो बीच में सम संख्या आएगी वो क्या आएगी। सम संख्या क्या क्या होता है मेरा बच्चा, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। यानी प्रत्येक सम संख्या में आप गौर करोगे ना तो 2 का अंतर है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। यानी प्रत्येक सम संख्या में 2 का अंतर होता है सर। प्रत्येक सम संख्या में कितने का अंतर होता है सर, 2 का। यानी पहली सम संख्या अगर x है तो दूसरी x + 2 हो जाएगी और तीसरी x + 4 हो जाएगी सर। इसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग मान गए कि पहली x है तो दूसरी x + 2 है, तीसरी x + 4 है, चौथी रहती तो x + 6 होती, 2 बढ़ जाता। अब बोला कि इन तीनों सम संख्याओं का योग 24 है, यानी इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 24 आएगा। ऐड करते हैं बेटा, 1x 2x और 3x, कितना आ गया इधर 3x, प्लस 2 + 4 कितना हो गया 6 बराबर 24। तो 3x बराबर 24 में से 6 उधर गया तो घट गया, तो कितना बचा 18। 19 20 21 22 24, 3 एकम 3, 3 छक 18। x का मान कितना आ गया सर, 6 आ गया। हमसे पूछा था बीच वाली संख्या, ये सर बीच वाली संख्या x + 2 यानी 6 + 2, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया सर, 8 हो गया। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, बीच वाली संख्या 8 हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा ना बेटा तो इसको कैसे बनाना, ऐसे बनाना। टोटल योग कितना है, ऐसे नहीं बना देना, योग बटा कुल संख्या, योग बटा कुल संख्या। जब भी तुम योग बटा कुल संख्या करोगे ना तुमको हमेशा बीच वाली संख्या मिल जाएगी। तुमको हमेशा क्या मिल जाएगी, बीच वाली संख्या मिल जाएगी। तुमको हमेशा क्या करना, योग बटा कुल संख्या। जब भी तुम सारी संख्याओं के योग को कुल संख्या से डिवाइड करोगे ना तुमको बीच वाली संख्या मिल जाएगी। हाँ तुमने ठीक समझा, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। योग कितना दे रखा है सर, 24 बटा कुल संख्या, कुल कितनी संख्या है सर, 3 है। और इसको ऐसे करके काटे तो अपने पास कितनी मिल गई सर, बीच वाली संख्या 8।
यानी बीच वाली संख्या 8 मिल गई। इधर से पहले क्या आता सर, तो 6 आता, इधर के बाद क्या आता सर, तो 10 आता। किसी के मन में आया क्या कि सर 8 से पहले 7 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 7 नहीं लिख सकते, क्योंकि वो विषम हो जाएगा। और क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा सम है सम है सम है सम है सम है, तो 8 से पहले 7 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 8 के बाद 9 नहीं लिखेंगे सर, विषम हो जाएगा। क्वेश्चन चिल्ला के बोला सम है, इवन है, इवन है, इवन है, तो 8 के बाद 10 लिखेंगे। यही तीन संख्या अपने पास 6 8 10। क्लियर है क्या? तो बीच वाली संख्या क्या मिली अपने को, 8 मिल गई। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पढ़ाएं और आपको समझ में नहीं आए। बस आपको नोट्स बनाना है, कमर कस लेना मेरा बच्चा, यानी छोड़ना नहीं पढ़ाई में। और ये जो वीडियो है, ये जो तुम देख रहे हो, अपने ग्रुप में भी शेयर कर देना, ताकि कोई बच्चा कहीं पर भी, हम चिल्ला के बोलते हैं, कहीं पर भी मोटी फीस दे करके पढ़ने का, कोर्स लेकर के पढ़ने का जरूरत नहीं है। हम उससे अच्छा यूट्यूब में फ्री पढ़ाएंगे। कहीं पर भी तुम मोटी फीस लेकर के पढ़ने का जरूरत नहीं है। हम जिम्मेदारी लेते हैं मैथ्स का, जेएसएससी के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए। अभी ये जेएसएससी का कोर्स है यहाँ पे। हम जिम्मेदारी लेते हैं रीजनिंग का, हम जिम्मेदारी लेते हैं इंग्लिश का, इंग्लिश का लैंग्वेज का पूरा जिम्मेदारी, और लिटरेचर का पूरा जिम्मेदारी, यानी इंग्लिश पेपर 1 का और इंग्लिश पेपर 2 का, ये कंप्लीट जिम्मेदारी हम अकेले यहाँ खड़े होकर के लेते हैं। अगर फिर भी आप कहीं पे कोर्स लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। लेने के बाद मेरा फ्री वाला वीडियो से तुलना कर लीजिएगा। ये जमीन आसमान का अंतर नहीं मिला तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अगर जमीन आसमान का अंतर नहीं मिला तो मेरे से पढ़ने के लिए आप कमेंट में हमको सैकड़ों बुराई लिख दीजिएगा कि आप झूठे थे। हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और आपके कमेंट को हम पिन करके दिखा देंगे कि देखो हम झूठ बोले थे। लेकिन हम क्वालिटी में चैलेंज करते हैं कि आपको कहीं भी आपको पेड क्लास लेने की जरूरत नहीं है। झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए हम आपको फ्री में उसे बेस्ट क्वालिटी, उसे ईमानदारी से, उसे निष्ठापूर्वक हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। हम इस बात को चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, सारे टीचर सुन लें और सारे यूट्यूबर सुन लें कि हम आपसे अच्छे कंटेंट, आपसे अच्छे मटेरियल पीडीएफ के साथ, कंप्लीट नोट्स के साथ हम प्रोवाइड करें। हाँ, अगर कोई जीएस पढ़ा रहा है पढ़िए जा करके, अगर कोई झारखंड पढ़ा रहा है पढ़िए जा करके, अगर कोई और विषय पढ़ा रहा है पढ़िए जा करके। मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का पैसा बर्बाद नहीं करिएगा, पैसा चूल्हा में नहीं डालिएगा कहीं भी। झारखंड में हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, हमसे ज़्यादा मेहनत किया हुआ टीचर नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है ना। ये नहीं बोल रहे कि हमसे विद्वान टीचर नहीं है, हमसे अच्छा टीचर नहीं है, लेकिन जितना रिसर्च हम किए, जितना मेहनत हम किए, जितना कोचिंग में हम पढ़ाए हैं ऑफलाइन, जहाँ यहाँ पढ़ाएं, खूंटी पढ़ाएं, लोहरदगा पढ़ाएं, गुमला पढ़ाएं, रांची पढ़ाएं, जितना मेहनत हम किए हैं, आज से नहीं पढ़ाए, 10 साल 15 साल से पढ़ाए। वो तब 15 साल पुराना टीचर अभी नहीं है रांची में। जाइए जा करके पता करिए रांची में है उतना पुराना टीचर या नहीं है। और ये भी नहीं कि कोई भी कंटेंट उठा करके पढ़ा दिए। हम आपको दिखा देंगे कि हम सिलेक्शन कितना करवाएं। हम आपको दिखा देंगे कि कितना बच्चा आज मेरा पढ़ाया हुआ दरोगा है, कितना बच्चा आज मेरा सचिवालय में, कितना बच्चा विभिन्न पोस्ट में, कितना बच्चा रेलवे में पढ़ा करके, है ना। तो इसलिए हम इतना क्यों बोले, इतना इसलिए बोले क्योंकि आपको पैसा बर्बाद नहीं करना है, पैसा जा करके कहीं फीस नहीं देना है। बस इसी चैनल पे लगे रहिए, इसी को ग्रो करते रहिए, पढ़ते रहिए आराम से, है ना। 5 निरंतर विषम संख्याओं का योग 145 है। ठीक है सर, 5 विषम संख्या है, यानी विषम संख्याओं में 2 2 का अंतर होता है मेरा बेटा। 1 3 5 7 2 2 का अंतर होता है। यानी पहली संख्या अगर x है तो उसके बाद x+2 है, फिर उसके बाद x+4 है, उसके बाद x+5 है, 1 2 3 4, और उसके बाद टू x+4 x+6, फिर x+8 है। यह हो गई 5 निरंतर विषम संख्याओं का योग 145 है। इन सबको योग करके कितना है, 145 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? एक तो तरीका आप सबको जोड़ दें, जोड़ने के बाद x निकाल दें और x आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, बीच वाली संख्या निकालने का तरीका। जब भी हम योग करेंगे, योग को हम कुल संख्या से डिवाइड करेंगे, योग को हम कुल संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, बीच वाली संख्या। क्या निकल जाएगा मेरा बच्चा, बीच वाली संख्या। सर योग कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 145 सम दे रखा। कुल संख्या कितना है अपने पास, 5 है ना बेटा, 5 संख्या है। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 4 बचा, 5 नवा 45, कितना आ गया सर, 29 आ गया। यानी जो 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, इसमें बीच वाली मिल गई हमको कितनी, 29। बीच वाली कितनी मिल गई, 29। हमसे पूछा सबसे छोटी विषम संख्या, छोटी के लिए इधर आइए। 29 से पहले 27 होगा, 28 नहीं लिखना बेटा, विषम बोला है। 27 से पहले 26 नहीं लिखना बेटा, 25 लिखना। सबसे छोटी कौन हो गई सर, 25 हो गई। सबसे बड़ा बोलता तो 29 के बाद 31 होता, 31 के बाद 33 होता, और सबसे बड़ा अपने ये हो जाता। लेकिन हमसे पूछा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन होगा बेटा, 25। बन गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन गया, है ना। ठीक है, क्लियर है बात आपको यहाँ तक? आगे देखते हैं।
बोलता है 4 निरंतर सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात करें। आ जाओ बेटा, बीच वाली संख्या निकाल दो। तो योग योग कितना है? 36। कितनी संख्याएं हैं? 4। 4 एकम 4, 4 नवा 36। तो कितनी संख्याएं हैं? 4। 1 2 3 4। ठीक है, 4 संख्याएं हो गई। और बीच वाली संख्या कौन मिली? 9। तो बीच कहाँ लिखोगे? 2 इधर छोड़ो, 2 इधर लिखो, यहाँ लिखो बीच में 9, इन दोनों के बीच में। अब 4 ही डब्बा है ना तुम्हारे पास, वहां पे तो 5 था तो बीच में लिखना आसान था, लेकिन 4 है तो बीच में कहाँ लिखोगे? 2 इधर 2 इधर, बीच में लिखो 9। 9 के बाद यहाँ कितना होगा बेटा? तो कैसा संख्या है? सम संख्या। तो 9 के बाद कितना आएगा? 10 आएगा। 10 के बाद कितना आएगा? 12 आएगा। और 9 से पहले इधर कितना आएगा? 8 आएगा। और 8 से पहले कितना आएगा? 6 आएगा। हमसे पूछा है तीसरी संख्या, तो पहली दूसरी तीसरी, ये रही तीसरी संख्या। कितनी? 10। क्वेश्चन बन गया खटाक से। क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? यानी अगर 4 संख्या है, बीच में लिखने का दिक्कत है तो दोनों के बीच में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों और बीच में कितना है बेटा? 9। तो यहाँ 9 लिख दिए, इधर 2 इधर 2, बीच में 9। 9 के बाद 10। 10 क्यों लिखे? क्योंकि सम संख्या है। 10 के बाद 12। 10 से पहले 8 और 8 से पहले 6। तीसरी पूछा 10, छोटी पूछे 6, बड़ी पूछे 12। क्वेश्चन बन गया। ठीक है, 1265 में किस संख्या को भाग देकर भागफल 84 और शेषफल 5 आता है? यानी 1265 को हम किस संख्या से डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद जो भागफल आ जाए वो 84 आ जाए, और जो रिमाइंडर यानी शेषफल आ जाए वो 5 आ जाए, ऐसा पूछा। मेरे बात को समझना बेटा लॉजिकली। जैसे मान लो हम यहाँ लिखे 9 और हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं 4 से, तो 4 का पहाड़ा कितने पर पढ़ेंगे? 4 दूनी 8। यहाँ बचेगा कितना? 1। ये है बेटा कोशेंट, जिसको भागफल बोलते हैं, और ये है बेटा रिमाइंडर, जिसको शेषफल बोलते हैं। अब कभी भी अगर तुमको संख्या ज्ञात करना है ना मेरा बच्चा, संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? इसको हम यहाँ से गुना करते हैं, यानी 4 को 2 से भागफल से गुना करते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं, और शेषफल को जोड़ देते हैं, तो आ जाता है संख्या। संख्या कितना आ जाता है? 9। यानी संख्या को जब भी चेक करना पड़ता है ना कि वो संख्या क्या है, तो जिसे डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड से, यानी जिसे भाग करे भाजक से, उसे हम भागफल को गुना करते हैं और शेषफल में जोड़ देते हैं। भागफल को गुना किए और शेषफल में जोड़ दिए तो फिर हमको आंसर मिल जाता है। और यही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन पे लगाने वाले हैं। अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1265 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1265। 1265 बोला 1265 को किस संख्या से डिवाइड करें, यानी किस संख्या से भाग करें, नहीं मालूम तो x से भाग करें। तो भागफल कितना आ जाएगा अपने पास? 84 आ जाएगा। भागफल कितना आ जाएगा? 84। और शेषफल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब नियम ये बोलता है कि बेटा इसको हम यहाँ गुना करेंगे तो अपने को मिलेगा 84x, और फिर यहाँ हम रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो मिलेगा +5, बराबर में आ जाना चाहिए 1265। यानी जब हम भागफल को गुना करके शेषफल को जोड़ते हैं तो संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी 1265 प्राप्त हो जाएगा। तो 84x बराबर मेरे को मिला, प्लस का 5 उधर गया तो 1260 आ जाएगा, 5 घट जाएगा। 4 से काटता हुआ दिख रहा है, 7 से भी कटता हुआ दिख रहा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 12x। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 8 9 10 11 12, 7 8 56 और 0। फिर अपने आप को काट देंगे इसको 6 से, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 0, और 2 से चला गया 15 बार में, यानी x का मान कितना आ गया मेरा बेटा? तो x का मान 15 आ गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर 15। उम्मीद है कि ये तरीका भी आपको समझ में आया होगा। और आप में से कोई ऐसा बच्चा है क्या जो बोलेगा खड़ा होकर कि जेएसएससी में इस क्वेश्चन को हम आज से पहले नहीं देखे थे? आपने अगर एग्जाम जेएसएससी का दिया है, आपने अगर अच्छे से पहले कभी एग्जाम की तैयारी की है, तो ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जो बोलेगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। आता है, और ये एग्जाम में बार बार आता रहेगा, क्योंकि ये सारा पैटर्न पे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको आज समझ में आई होगी। उम्मीद है कि क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा। उम्मीद है कि आशा की किरण जाग गई होगी, और उम्मीद है कि इस आशा की किरण को आप बुझने नहीं दीजिएगा। हम और आप मिल करके झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर एक क्रांति अगर नहीं ला सकते तो एक ज्योति तो जला सकते हैं। बस इतना ही कर दे, गवर्नमेंट से इतना हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो आपने गाइडलाइन जारी किया है, जो आपने डेडलाइन जारी किया है, जो आपने डेट दिया है, उस डेट पे एग्ज़ाम ले लो, और भाई स्मूथली एग्ज़ाम ले लो। और भाई आपसे ये भी निवेदन है कि रिजल्ट टाइम पे दे दो, बाकी हम लोग देख लेंगे कि हम लोग को एग्ज़ाम कैसे निकालना है। जय हिंद, जोहार झारखंड।